नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। वैसे आज संडे है लेकिन संडे को भी क्लास आ रही है। संडे को वैसे अपने ज्यादातर रेगुलर क्लास की छुट्टी रहती है, लेकिन 2 तारीख को L2 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी एक जायज मांग है कि उनके पदों में कटौती की गई है, जिसको बढ़ाने के लिए उनके द्वारा मांग की जा रही है सरकार से। तो अच्छा है, तो उनके द्वारा यानी कि अपना एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है ये कि यदि कोई सही है तो उसको समर्थन दिया जाए। तो उनको समर्थन देने के लिए अपनी भी 2 तारीख को क्लास ब्रेक रहेगी, 2 तारीख को क्लास नहीं आएगी, ताकि विद्यार्थियों को चिंता न रहे कि हमारी क्लास मिस हो रही है या ये, और एक तरीके से सांकेतिक समर्थन भी होगा ये। तो 2 तारीख को अपनी क्लास नहीं आएगी, इसलिए आज की क्लास फिर दी जा रही है। बढ़िया, आपके प्रमुख नगर और स्थल चल रहे हैं, तो इसको अपन पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और अच्छी तरीके से मैं क्लासेस देने का उद्देश्य ये है विद्यार्थियों के कंसेप्ट क्लियर हो, और क्लासेस डिस्क्रिप्टिव अपनी रहती है हमेशा, मतलब पूरी डिटेल बताने की कोशिश रहती है कि क्लासेस से विद्यार्थी पूरी अच्छी तरीके से समझ जाए। काफी सारे विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर वन लाइनर और क्लास में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। बिल्कुल देखने को मिलेगा, आप एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते। वन लाइनर वह चीज है जो फैक्चुअल है, फैक्ट जानकारी जो आपको याद रखनी है, जो छटी हुई चीजें हैं उसमें सब कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मैंने आपको कहा था 100% को मैं टारगेट करता भी नहीं हूं। वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पर दी हुई एक सुविधा है जो विद्यार्थी अच्छी तरीके से सारे संकलित फैक्ट को एक साथ याद रख सके, और क्लास वो है डेस्क्रिप्टिव, हर चीज को समझने के लिए। तो क्लास की उसकी तुलना नहीं हो सकती। कुछ विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि सर ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसमें अलग तरीके से दे रखा है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा इसके नोट्स बना लेना। कारण ये है कि यही चीजें अलग अलग टॉपिक में बिखरी हुई है, सिलेबस ही इसी तरीके का, यही चीजें अलग अलग टॉपिक में सब जगह दे रखी है। ठीक है ना, वन लाइनर में भी दी है, गाइड में भी दी है, सब जगह दी है। तो मैंने कोशिश की है कि विद्यार्थी छांट कर एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर वो, और वही चीज वापस बुक में भी रिपीट करने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने एक प्रयास किया है कि मैं एक साथ ही इनको छांट के एक जगह, ताकि इनकी एक तरीके की सुविधा भी हो जाए। ये चीजें अलग अलग जगह तो आप टॉपिक में वैसे भी पढ़ने वाले हो, तो मैं हर चीज की एक प्लानिंग के साथ में चलता हूं कि विद्यार्थियों के साथ मतलब तथ्य कैसे पहुंचाया जाए, किस तरीके से उन तक पहुंचाया जाए जो याद भी हो जाए और उनको बर्डन भी महसूस नहीं हो। तो ये मेरी एक प्लानिंग है। देखो, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। मैं मेरी प्लानिंग से चलता हूं और उस प्लानिंग के अनुसार ही परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे किसी के मन में शंका हो कि सर क्या हमें, जैसे वन लाइनर की बात करूं मैं, तो कि सर वन लाइनर के अलावा हमें क्या पढ़ना चाहिए या हमें दायरा बढ़ाना चाहिए। सबसे पहली बात साथियों, वन लाइनर के अंदर लगभग आपके 90% सवाल कवर हो जाने हैं जहां तक मुझे लगता है। और यदि दायरा बढ़ाने की बात है तो ये तो याद हो पहले, उसके बाद दायरा बढ़ाए। मैं चाहता था, मैं खुद भी 1000-1200 पेज की किताब दे सकता था, लेकिन नहीं दी। कारण कि याद क्या रखें, जो मुख्य चीजें हैं वही 100% टारगेट करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर है। ज्ञान अनंत है, ज्ञान अथाह है, कोई नहीं पहुंच सकता। ठीक है ना, तो ये याद हो जाएगा ना, जितना इतना याद हो गया, 2-3 बार पढ़ लिया, तो उसके बाद दायरा अपने आप बढ़ेगा, ये भी मान के चलें। तो ये तो कम से कम याद करें, यही याद नहीं और आप अन्य दूसरी की बात करो, सर क्या कितना पढ़े कितना पढ़े। अरे पहले जो सामने है वो तो खा लो, वो ही नहीं खाया अभी और पूरे बारात का जीवन खाने की बात कर रहे हो। जो समझदार विद्यार्थी है ना, वो मतलब कवर करने की कोशिश करें, कितनी जल्दी कवर हो जाए, रिवीजन हो बार बार, फिर उसके बाद दायरा अपने आप बढ़ता है। थोड़े से सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग स्वविवेक से सोचो, तो सारी चीजें आसान होगी। नहीं उलझने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है और उलझाने के लिए भी पूरी दुनिया पड़ी है। अपनी क्लास को शुरू करते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ में। मैं आप लोगों के लिए क्लास को सहेज कर लाया हूं, तो सीरियसली लेना इसको, यही इसकी कद्र होगी, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। अपने जयपुर संभाग के नगर और स्थल चल रहे थे, तो जयपुर संभाग के नगर और स्थल में जयपुर जिले के अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ लिए थे। अब जयपुर संभाग में और जो अन्य जिले हैं उनसे संबंधित मुख्य मुख्य नगर और स्थल। अब मैंने आपको कहा ना, यदि पढ़ने जाए तो इसके अंदर पूरा राजस्थान जीके पढ़ा सकते हैं, पूरा जिला दर्शन पढ़ा सकते हैं, पूरा का पूरा। लेकिन अपन को मुख्य चीजें देखनी है एग्जाम की दृष्टि से, क्या इंपॉर्टेंट है। सब चीजें नहीं कवर की जाती और एग्जामिनर भी मुख्य चीजों को फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान रखें। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन दौसा और दौसा से संबंधित चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो दौसा से संबंधित सबसे पहला ही प्रश्न, जैसे कि अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, वो आता है कि धनुष की आकृति का
जिला कौन सा है जिसकी मैप में यदि आकृति देखी जाए तो धनुष, चापाकार भी कह सकते हैं। अब देखो प्रश्न घुमाने वाला है ना, घुमा सकता है। चाप भी क्या होता है, धनुषाकार, तो चापाकार भी कह सकते हैं। आने वाले समय में, अभी नहीं कह रहा हूं मैं कि हाँ इस एग्जाम में ही ऐसा प्रश्न आएगा, आने वाले समय में इसको घुमाने की कोशिश करेंगे और ये कह देंगे कि चाप के आकार का। फिर कई जने कहते हैं गुरुजी वो तो आप किताब में दियोड़ो ही नहीं। ये कॉमन सेंस है, कई चीजें कॉमन सेंस होती है। तो चाप के आकार का चापाकार भी कह सकते हैं जो दौसा के बारे में। तो ये थोड़ा सा आप है ना इसमें देखे, जैसे कि आपने कुबड़ पट्टी पढ़ी, कुबड़ पट्टी पढ़ते थे हमेशा और प्रश्न बना एक बार हंच बैक बेल्ट से। अब इंग्लिश ट्रांसलेट करके दे दिया भाई, एग्जामिनर भी कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अब किताबें इतनी स्तरीय आ गई है, मैटर इतना स्तरीय आ गया है। एक्चुअल में सही बताऊं तो ये पेपर का स्तर बढ़ने का कारण भी हम लोग ही है कि हमने उसमें किताबों में और इतना स्तर दे दिया है, चाहे कोई भी चीज है उसमें। तो अब एग्जामिनर उससे अपग्रेड करने की सोचता है, तो ये स्तर बढ़ने का कारण भी ये है। प्लस कंपटीशन बढ़ गया है तो स्तर बढ़ता ही है, लोगों के पढ़ने की टेक्नोलॉजी सब कुछ बढ़ा है तो स्तर बढ़ेगा। तो अपन को उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हो सकता है भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ये प्रश्न भी बने। ठीक है, राजधानी अपनी कौन सी राजधानी है, जयपुर। जयपुर के सबसे निकट जिला यदि कहे, यूं कहते हो ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में ये भी आता है। ठीक है ना, ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़, ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में ये भी आता है। सबसे निकटतम जिला यदि कहे तो वो है आपके दौसा, किसके, जयपुर के। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, ठीक है ना। और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा है धौलपुर। ठीक है, सबसे छोटा धौलपुर 30-33 और दूसरे नंबर का है आपके दौसा। तो ये ध्यान रखना, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 1% है। ठीक है, कई बार प्रश्न ऐसे भी बने हैं। अब जैसे एक प्रश्न बना था पिछले कुछ एग्जाम छोड़ के कि ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत और जनसंख्या का प्रतिशत बराबर रखता है, 1.51%, दोनों बराबर है, वो सिरोही है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अपग्रेड होने का कारण यही है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कछवा राजवंश, जो कछवा राजवंश कहां थे, जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में थे। कछवा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, दौसा थी, जो कल बताई भी थी आपको। और दौसा को याद करने का बहुत आसान तरीका कि दौसा को राजधानी बनाई किसने, दुले राव ने। अब द से दुले राव, द से दौसा, बिल्कुल ही आसान। ठीक है, तो दुले राय ने, दुले राव नहीं, दुले राय ने दौसा को राजधानी बनाया। ठीक है, इज दैट क्लियर, यहां तक बात कंप्लीट। क्या पढ़ा यहां तक कि धनुष के आकार का है, चापाकार। ठीक है, राजधानी जयपुर के सबसे निकट, दूसरा सबसे छोटा, क्षेत्रफल का 1%, कछवा राजपूतों की प्रथम राजधानी थी। उसके बाद जमवा रामगढ़ और वो बनी, उसके बाद की दुले राय ने इसको राजधानी बनाया। इतना मैटर मैं कह रहा हूं आपको याद हो गया। ये क्लास का कारण है कि क्लासेस क्यों जरूरी है, वो ये है। क्लासेस में मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पास में जो भी याद आएगा मैं सब बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो ये काफी सारी चीजें हैं। और मैं क्लासेस, ऐसा नहीं है कि मैं बुक या टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, मैं क्लासेस शॉर्ट कर दूं, आज दिन तक नहीं किया क्योंकि क्लासेस मेरी प्राथमिकता रही है। ऐसे कई सारे विद्यार्थी जो बुक नहीं ले पाते, ऐसे कई सारे विद्यार्थी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो क्लास से पढ़ते हैं। तो बुक वगैरह सारी सुविधाएं हैं विद्यार्थियों के पास में, एक चीज हो जाती है कि हाँ सर से पहले भी हमारे जो जरूरत है हम पढ़ सकते हैं, सारी चीजें हमारे पास व्यवस्थित। और क्लासेस जो है वो मेरी प्राथमिकता है कि मैं निःशुल्क क्लासेस आज नहीं आजीवन चलाऊंगा। तो वो ये है, जो समझते हैं वो बढ़िया है, बाकी आलोचक हर व्यक्ति के होते हैं और आलोचक जरूरी भी है, नहीं तो व्यक्ति आगे बढ़ना छोड़ देगा। वो आलोचक ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमें अपग्रेड होने के अवसर प्रदान करते हैं। अच्छा है, चलिए आगे बात करते हैं साथियों, लाल सोट। लाल सोट भी कहाँ है, अच्छा ये सारे दौसा के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे कहाँ है, दौसा के अंदर। लाल सोट के बारे में एक प्रश्न बनता है साथियों, हेला ख्याल। ठीक है, हेला लोक नाट्य कह सकते हो, हेला ख्याल भी कह सकते हो, हेला ख्याल कह सकते हो। और इसमें जाना जाता है, ये हेला जो है एक लंबी टेर होती है। क्या होती है, लंबी टेर। चौथिया, यूं किने आवाज दे देना भाई, टेर देना मतलब कि मतलब लंबी टेर देना। ठीक है, किसी चीज को खींचना, तो वो लंबी टेर देना। मैं तो देखो देसी आदमी हूं, मैं चौथिया एड़े नाम आवे मन, ठीक है ना, तो थे मत देख लिया करो क्या, हाँ ठीक है, याद हो जाए मेरे, मतलब मैं तो उसको प्रैक्टिकल लेता हूँ चीज को, इसलिए मैं आपको भी ऐसे ही बताता हूँ। और मैं पढ़ाता एक कोई टीचर के हिसाब से नहीं,
मैं बनाता हूं एक भाई बहन वाले रिश्ते से कि एक फर्ज पूरा करने के लिए, बाकी अपने कोई। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, और एक क्या ध्यान रखना है, हेला शायर। हेला शायर वैसे लोक नाट्य में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें और डिटेल में बताऊंगा। हेला शायर भी यहाँ लालसोट सवाई माधोपुर यहाँ की हेला ख्याल बहुत प्रसिद्ध है। और भी ख्यालें हैं, और भी लोक नाट्य कुचामनी वगैरह बहुत सारी है, वो भी फेमस है, लेकिन लालसोट का पढ़ रहे हैं तो हेला ख्याल ध्यान रखें। बंजारों की छतरी और 6 खंबिया है। कितनी है? 6 खंबिया। तो यहां से मुख्य जो ध्यान रखना है वो बंजारों की छतरी कहां है? लालसोट दौसा के अंदर। अंगारों की होली खेली जाती है लालसोट दौसा के अंदर। होली के अंदर बताया भी था ये चीज, और होली का त्योहार आया जब मैंने सारी होलियां डाली थी विश करने के साथ में, उसमें ये भी चीज बताई थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट आबानेरी दौसा। ठीक है, ये भी कहां है? दौसा। ये सारी चीजें दौसा के अंदर। अब नगर स्थल से पूछ सकते हैं तो कुछ भी आएगा इसमें से। आबानेरी दौसा जो निकुंभ क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी राजपूत, तो निकुंभ क्षत्रियों की प्राचीन राजधानी रही है आबानेरी दौसा। निकुंभ क्षत्रियों की प्राचीन राजधानी रही है आबानेरी दौसा। और क्या है आबानेरी दौसा के अंदर? गुर्जर प्रतिहार कालीन हर्षद माता का मंदिर है। ठीक है, ये देखो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। कौन से? गुर्जर प्रतिहार कालीन, यानी कि ये जो मंदिर है आप मान के चलो कि लगभग 11वीं शताब्दी का है। कब का है? 11वीं शताब्दी का है। ठीक है, 11वीं शताब्दी का हर्षद माता का मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये ध्यान रखना है, ये नाम देखो हर्षद माता का मंदिर है, लेकिन ये मूलतः विष्णु मंदिर है। कितनी खासियत देखो, विष्णु मंदिर। मैं विद्यार्थियों को समझा तक गया कि भैया ये सारी चीजें आपको, आप जो है किसी भी चीज की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लास की तुलना बुक से, बुक की तुलना टेस्ट सीरीज से, हर एक का अलग लेवल है, हर एक में एफर्ट पूरा दिया गया, लेकिन उनका लेवल अलग है, उनको प्रस्तुत करने का तरीका अलग है, चीजें अलग है, हर चीज की वैल्यू अलग है। वो चीजें आपको अपने स्तर पे समझनी चाहिए। हर चीज का वैल्यू अलग है। ठीक है ना। अब वो आप लोगों को समझनी है, हम कितना समझाएंगे भाई। कोई तो है जो देखो दूजो कोई तीजो आदमी कह के आयु है तो कह सर ऐसे है। अरे यार खुद का दिमाग काम में लो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, चलिए मुझे एक चीज याद आ रही है, काष्ठ जीवाश्म के लिए जाना। मैं पेन चेंज कर लेता हूं इसमें ताकि आपके थोड़ा सा ठीक रहेगा। आबानेरी दौसा में काष्ठ जीवाश्म, ठीक है ना, काष्ठ जीवाश्म के लिए जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए ये याद रखना। और एक चीज बढ़िया बताऊं आपको, चांद बावड़ी, ये तो बहुत प्रश्न बनता है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है। ठीक है ना, ये भारत की तो क्या विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, सबसे गहरी बावड़ी। ठीक है, विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के लिए इस बावड़ी का भी प्रस्ताव भेजा गया है पुरातत्व विभाग द्वारा। तो चांद बावड़ी ध्यान रखना, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सी मतलब कहां स्थित है, आबानेरी दौसा के अंदर है। देखो बोर्ड पूरा बनने आया है। ठीक है ना, ये इस तरह की क्लासेस देना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन काफी सारे विद्यार्थी मतलब कहते हैं सर ये ज्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलानिया ढीकना, फिर सोचते हैं क्या करें कम कर दें। लेकिन फिर सोचता हूं कि नहीं, मैं मेरी संतुष्टि पूरी करूंगा, मैं मेरी तरफ से पूरा समर्पण दूंगा। तो क्लासेस यही इस तरह रहेगी, जिसको कम ज्यादा लगे वो अपने आप को एडजस्ट करें। ठीक है, अब आप लोगों को समझाने के लिए देखो क्लास में भी डिस्टर्ब होते, बताना पड़ता है, दूसरे विद्यार्थी भी डिस्टर्ब होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं साथियों अपन बसवा दौसा। अब बसवा नाम सुनते ही राणा सांगा स्मृति में आना चाहिए, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। ठीक है ना, तो आपकी तैयारी मान के चलो बहुत बेहतर चल रही है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? सही है, 1528। 1527 तक शासन माना जाता है, 1509 से 1527 तक, 30 जनवरी 1528। अब मैं बताऊं आपको, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं हिस्ट्री पूरी 1 महीना पढ़ाऊंगा, मैं आपको हिस्ट्री पूरी विस्तृत पढ़ाऊंगा और पूरे नोट्स बनवाऊंगा वापस, क्योंकि मैंने वन लाइनर में फैक्ट दिए हैं कि याद क्या करना है, स्पेशल फैक्ट रिवीजन में कैसे काम आएंगे वो चीजें तो विद्यार्थियों के। अब मैं नोट्स बनवाऊंगा हिस्ट्री के, पूरी स्टोरी समझा के, पूरी सब कुछ 1 महीना में हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं आपको।
तो अब कोई ये कहे कि सर उसमें ऐसे दे रखा है, आप ऐसे पढ़ा रहे, मैं पढ़ाऊंगा, ये डिस्क्रिप्टिव क्लास है, कंसेप्ट क्लियर होने भी तो जरूरी है। काफी सारे विद्यार्थी सिर्फ इससे पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई इसका चार्ज तो लगता नहीं है, अच्छी लगे देख लो, नहीं अच्छी लगे कोई बात नहीं, और जो शॉर्ट में पढ़ाते हैं उनसे पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो बसवा दौसा के अंदर इनकी मृत्यु हुई, कालपी में इनको जहर दिया गया, राणा सांगा को, कालपी में भाई सामंतों ने जहर दे दिया, राणा सांगा मतलब हार मानने को तैयार ही नहीं, मतलब हराना है कैसे भी करके, मुगलों को हराना है, इस तरीके में लगे हुए थे। तो भाई राजवंश के जो सामंत थे उन्होंने सोचा कि अपने ये जरूरी है शासन, मतलब पहले जो है राज्य की सुरक्षा जरूरी है, अभी हम कमजोर स्थिति में, तो फिर बाद में इनको राणा सांगा को जहर दे दिया गया, कालपी में जहर दिया। बसवा दौसा के अंदर इनका स्मारक बना हुआ है, ठीक है, बसवा दौसा में स्मारक है, और छतरी मांडलगढ़ में है राणा सांगा की सैनिकों का भग्नावशेष, हिंदू पथ, 80 गांव थे, बहुत एक स्टोरी, बहुत शानदार स्टोरी इनकी बताएंगे आपको हिस्ट्री में, ठीक है। फिर लवाण गांव, ये सारे दौसा के अंदर है, ठीक है ना। लवाण दरियों के लिए प्रसिद्ध है, दरियों के लिए जाना जाता है। गेटालो, गेटालो संत सुंदरदास जी का स्मारक है। संत सुंदरदास जी कौन थे? संत दादू के शिष्य थे, दादू के शिष्य। और दादूपंथी जो शाखाएं थी जैसे कि खालसा, नागा, विरक्त, ये सारी शाखाएं थी, उसमें से ये संत सुंदरदास जी नागा शाखा के प्रवर्तक थे, नागा शाखा के प्रवर्तक। इन संत सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। अब रज्जब जी, मिस्किन जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, ये सब दादू जी का शिष्य है। मैं 152 शिष्य है ना, 52 स्तंभ केवलाता जी को, वे सब दादू जी का शिष्य। दादू को क्या कहते थे? राजस्थान का कबीर कहा जाता था। वृद्धानंद जी, बूढ़ो जी इनके गुरु थे। वृद्धानंद जी कह दो चाहे बूढ़ो जी कह दो, एक ही बात। फिर बात करते हैं साथियों दौसा किला। अब दौसा किला से कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। दौसा किला से या तो प्रश्न बन जाएगा तो आज की पहाड़ी पूछी जाएगी जो बिल्कुल आसान है, इसी के द वाले अक्षर से, देवगिरी याद रखना। दौसा किला देवगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है। दूसरा इसका आकार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाजला। और छाजला किसको बोलते हैं? गेहूं साफ कराना छाजलो, यानी कि सूपड़ा कह सकते हो, सूप कह सकते हो। तो सूप के आकार का, छाजले के आकार का दुर्ग कौन सा है? दौसा किला है, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो देवगिरी की पहाड़ी पर है, एक छाजले की आकार का है, और दूसरी मतलब गहराई से प्रश्न बना तो 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे, ठीक है, जो ग्वालियर से भागे थे बाद में, तात्या टोपे इस दुर्ग में ठहरे थे, शरण ली थी इस दुर्ग में। भीलवाड़ा से प्रवेश हुआ, 2 बार आए, जैसलमेर में नहीं गए कभी भी, ये इस तरीके से है कुछ चीजें। तो तात्या टोपे ने इस दुर्ग में शरण ली, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों बांदी कुई। अब बांदी कुई कहाँ है? बांदी कुई भी है दौसा के अंदर। अब बताओ, मतलब पूरी चीज, कंसेप्ट, एक एक चीज आपके इसमें क्लियर हो रही है। बांदी कुई दौसा में है, जो किस लिए जाना जाता है? राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी यहां चली थी। कब चली थी? 1874 में। कहां से कहां तक चली थी? तो बांदी कुई से कहां तक चली थी? आगरा फोर्ट तक, राजस्थान की, ठीक है। यदि भारत की पूछे तो 1853 में ये चली थी बॉम्बे से ठाणे तक, ठीक है, 1853 के अंदर, तो अप्रैल 1853 में चली थी। तो ये यहां पे याद रखना है कि 1874 में बांदी कुई से आगरा फोर्ट तक आपकी गाड़ी चली है। की गाड़ी? रेलगाड़ी, ठीक है। चलिए भंडारेज। भंडारेज वैसे बावड़ियों के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ की बावड़ियां, महल, भंडारेज का रेजी कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है, और मंदिर, पुराने गुर्जर प्रतिहारकालीन और प्राचीन मंदिरों के लिए भंडारेज को जाना जाता है। भंडारेज भी कहाँ है? दौसा के अंदर, ठीक है। ये सारे दौसा की बात है। मेहंदीपुर बालाजी सभी जानते हैं कहाँ है? दौसा के अंदर है, ठीक। पर्वत का, ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पढ़ा भी चुका हूं आपको। ये आगरा जयपुर मार्ग पर है, और मूर्ति पहाड़ का ही हिस्सा है। यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी की बाल प्रतिमा है, और भूतों प्रेतों का इलाज होता है, ठीक है। भूत प्रेतों, बालाजी तो हनुमान जी है, देखो भूत प्रेतों का इलाज तो कर ही, तो बालाजी के मंदिर में भूतों प्रेतों का इलाज होता है। ये हो गया, देखो दौसा पूरा का पूरा हुआ नहीं कवर। तो मुझे तो है ना, आप स्वतंत्र रूप से पढ़ाने दो बस, बाकी कोई नहीं।
चाहे कमेंट करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं, मुझे स्वतंत्र रूप से पढ़ाना है। तो फिर आप कहोगे कि वास्तव में कोई पढ़ाने वाला मिला था जिसने हमें पढ़ाया, ठीक है। बाकी फिर लिमिटेशन तो लगाओगे तो मेरे तो मौज हो जाएगी, शॉर्ट में पढ़ाना और भी आसान, ठीक है। हाँ हम लोग ये फॉर्मेलिटी करनी, मैं फॉर्मेलिटी करना नहीं चाहता, कारण ये है। अब बात करते हैं अलवर की, ठीक है। देखो उपनाम राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्यों स्कॉटलैंड जाना जावा क्यों वास्ते है? लिटिल लिटिल पैग, यानी कि शराब के लिए जाना जाता है, ठीक है, शराब उत्पादन। स्कॉटलैंड किस लिए जाना जाता है? शराब उत्पादन, ठीक। तो इसलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, और पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार भी कह सकते हो, ठीक। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कह सकते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार भी कह सकते हैं। स्कॉटलैंड वाला तो मतलब आपको याद होगा, वैसे ज्यादातर नहीं हो तो याद कर लेना। फिर बात करें सरिस्का अभ्यारण्य है यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान के अंदर जो बाघ परियोजना है, दूसरी बाघ परियोजना है राजस्थान की, दूसरी बाघ परियोजना है। यहाँ हरे कबूतरों के लिए ये प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्रास का वो काकनवाड़ी का पठार है इसी सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर, और सरिस्का पैलेस हेरिटेज होटल भी है, ठीक है ना। तो सरिस्का डैन होटल भी है, ये सारी होटलें वगैरह ये सब सरिस्का जो है, सरिस्का वैसे अभ्यारण्य के लिए हरे कबूतर और बाघ अभ्यारण्य, ये मुश्त प्रश्न पूछे जाने वाले वो ये है, ठीक है। फिर बात करें साथियों निमराना, तो निमराना वैसे एक औद्योगिक सिटी है, ये मान सकते हो आप, उद्योगों के लिए बहुत जाना जाता है। यदि ऐतिहासिक चीज देखें तो यहाँ पे 1464 में बना हुआ पंचमहल है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ पार्क जैसे कि जापानी पार्क, ताइवानी पार्क और कोरिया औद्योगिक पार्क, अब ये औद्योगिक पार्क है सारे, यानी कि औद्योगिक हब है एक तरह का। यहाँ पे सिरेमिक उद्योग के लिए सिरेमिक हब विकसित किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क है यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान का निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क भी कहाँ है? निमराना। कैसे याद रखोगे? नी से निमराना, नी से निर्यात प्रोत्साहन, बस हो गया याद। क्या क्या है? पंचमहल है, जापानी, कोरियाई, ताइवानी, ठीक है, सब उस तरफ के आगे देखो, छोटी छोटी आंखें वाला, ठीक। जापानी, ताइवानी, कोरियाई औद्योगिक पार्क, सिरेमिक हब, बस सरिस्का याद हो गया आपको। हरे कबूतर, और वैसे देखे तो नीलकंठ महादेव मंदिर, पांडुपोल वगैरह खूब है अलवर में। तो वैसे अलवर में मंदिर तो अपन ने पढ़ लिए सारे। तो हरे कबूतर, बाघ अभ्यारण्य, दूसरी परिसर और क्रासकावा काकनवाड़ी का पठार। अभी मुख्यतः स्थल के अंदर आपको ये याद रखना है, जब अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। फिर बात करें साथियों तिजारा, तिजारा की एक पहाड़ी भी है वहां, और तिजारा स्थान है चंद्रप्रभु स्वामी, कौन? जैन, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित चंद्रप्रभु स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा यहाँ पे है, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है। और ये तिजारा को है ना भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है। फिर बात करें भिवाड़ी की, भिवाड़ी अलवर के अंदर बहुत प्रसिद्ध प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता, और किसी को भिवाड़ी भेज देना तो एक स्याही लानी है मेरे लिए और थोड़े से कागज लाने हैं। वो कौन से हैं? नोट बनाने की स्याही है, और नोट छापने के कागज भी मिलते हैं यहाँ, ठीक है। तो कोई भिवाड़ी रहता कोरियर करा दी जो मैं एड्रेस दे दूं, ठीक है। बनाने का कारखाना यहाँ पे है, ठीक है, याद हो जाएगा अब कि नोट बनाने की स्याही और नोटों का कारखाना यहाँ पे है। औद्योगिक केंद्र, ठीक है, औद्योगिक केंद्र है क्योंकि यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ये पसंद रहा है। औद्योगिक केंद्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि जिसका मुख्यालय, जो कंपनी कहीं और की है लेकिन ब्रांचेस खोलती है अलग अलग जगह। जैसे कि यहाँ पे फ्रांस की सेंट गोबिन जो ग्लास उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री है, कौन सी? सेंट गोबिन, वो यहाँ पे इनका है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर वैसे सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, ठीक है, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को जाना जाता है, डालडा, घी, अबरक की ईंटें वगैरह इनके लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। बहुत सारी चीजें जीती, मैं जीके तो कह रहा हूँ ना, अनंत है, अथाह है, कोई लिमिट ही नहीं है। जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी व्यक्ति परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। भाई मैथ्स में फॉर्मूले याद करके एक बार पूरी कमांड कर दी, उसके बाद बाहर कहां से जाएगा? जीके में कितना याद करें, कितना? आखिर में आज मान लो सब कुछ याद है, कल कोई नई घटना हो गई देश दुनिया में, वो बढ़ गया, लो जीके, जीके हर रोज बढ़ता है, कोई लिमिट नहीं,
कोई टीचर बनो, जीके टीचर मत बनो जो जवाब गणा देना पड़े, ठीक है। चलिए, अलवर। अलवर सबसे पहले तो नेशनल कैपिटल रेंज एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, एनसीआर में शामिल, ठीक है। ये देखो यहां मैंने चलो लिख रखा है। मेवात क्षेत्र और साल्व प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मेव बहुल्य होने के कारण, और साल्व प्रदेश के नाम से भी प्राचीन काल में जाना जाता था। जनसंख्या में इसका तीसरा और साक्षरता के अनुसार पांचवा स्थान है राजस्थान के अंदर। अब अलवर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे प्लेसेस जो आप देख रहे हो, बरतरी मंदिर, उज्जैन के राजा थे बरतरी के बारे में पूरी पिंगला वाली मैंने आपको कहानी सुनाई थी, ये बता चुका हूं मैं। कंपनी बाग है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी गार्डन, इसके अंदर एक शिमला तालाब भी है, ठीक है, इसके अंदर एक शिमला तालाब भी बना हुआ है। कंपनी बाग कहाँ है, कंपनी गार्डन कहाँ है पूछे तो अलवर के अंदर है। पांडु पॉल के अंदर आपको पता है तो लेटे हुए हनुमान जी आपको पढ़ाए थे, लेटे हुए हनुमान जी का पढ़ाया था। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी कहा जाता है इनको, नाइयों की कुल देवी। ये भी आपके अलवर में। डडीगर में क्या है कि आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र है। आदि मानव निर्मित शैल चित्र डडीगर में। नेडा की छतरियां डायरेक्ट पूछा जाता है, टहला की छतरियां डायरेक्ट पूछा जाता है। अपने कहां है अलवर के अंदर। पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर में है, खुसखेड़ा अलवर के अंदर है। एक और पार्क यदि याद रखो तो हौजरी पार्क याद रख लेना, हौजीरी या हौजरी कर देना, हौजीरी कर दो, हौजरी पार्क चौपंकी अलवर में। चौपंकी अलवर के अंदर हौजरी पार्क, टहला की छतरिया, ये मुशी रानी की 80 खंबिया छतरी है, ठीक है। विनय सिंह ने बनवाई, ये पासवान थी बख्तावर सिंह जी की, उनकी याद में विनय सिंह ने बनवाई है ये मुशी रानी की छतरी। सिलीसेड झील है जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, नंदन कानन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सिलीसेड महल भी है, बाला किला, ठीक है, और सिटी पैलेस विनय सिंह द्वारा बनाया हुआ। ये सारे के सारे कहां है अलवर के अंदर, अलवर। एक अलवर के अंदर भानगढ़ दुर्ग भी है, भानगढ़ दुर्ग जिसे भूतिया क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हॉन्टेड, हॉन्टेड पैलेस, ठीक है। तो भानगढ़ भी है, बाला किला है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी कहां है अलवर के अंदर। अब नगर और स्थल आए। अब देखो ये सारे स्थल है और स्थल से संबंधित जानकारियां हैं, जितनी याद रख सको बढ़िया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़े, याद करते हुए बढ़े, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। दायरा चाहे कितना ही बढ़ाओ, लेकिन एक होना चाहिए स्तर के, हाँ इतना मुझे याद है, अब दायरा बढ़ाना है। जब वो याद ही नहीं है, पहले ही गोते लगाओगे तो फिर डूबने की संभावना है, ठीक है। याद करते हुए गुर सीखो, पढ़ाई के अपने आप सिलेक्शन होंगे। फिर बात करते हैं, अब चलते हैं अपन सीकर, ठीक है। सीकर शेखावाटी के अंदर आ जाता है, चूरू सीकर झुंझुनू, ठीक है ना। तो शेखावाटी का हृदय स्थल कहा जाता है, हाईटेक सिटी और अर्धचंद्राकार जिला है ये सबको पता है, ठीक है। फिर बात करें फतेहपुर की, तो फतेहपुर के अंदर साथियों जोजोबा होहोबा अनुसंधान केंद्र है। अब अनुसंधान केंद्र जोजोबा होहोबा के अंदर भी है, ढंड जयपुर के अंदर भी है और झज्जर बीकानेर के अंदर भी है। जब अनुसंधान केंद्र पढ़ाए थे तब बताया भी था कि झज्जर बीकानेर में भी है और ढंड जयपुर के अंदर भी है जोजोबा होहोबा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां है, यहाँ फतेहपुर सीकर के अंदर है, ठीक है। फिर बात करें रेवासा की, तो रेवासा क्या है, मुख्यतया खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है और ऐसी झील जिसका कर्नल जेम्स टॉड ने भी उल्लेख किया था, कर्नल जेम्स टॉड ने उल्लेख किया था। अब जेम्स टॉड के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी जानते हैं, घोड़े वाले बाबा वगैरह सारी जानकारियां, ठीक है। अब बात करते हैं जीर्ण माता मंदिर के, जो हर्ष के पर्वत पर बना हुआ है। इस जीर्ण माता मंदिर को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। सबसे लंबा लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता का है और चौहान वंश की कुल देवी है, ठीक है ना। इनका मंदिर जो है जीर्ण माता का हट्टड़ ने बनवाया, किसने, हट्टड़ ने मंदिर बनवाया था जीर्ण माता का।
याद रखना, व्यवस्थित तरीके से याद रखना। एक सप्त गौ माता का मंदिर है, वो सीकर के अंदर है। राजस्थान का क्या, भारत का क्या, विश्व का पहला सप्त गौ माता का मंदिर है जो सीकर के अंदर है। ठीक है, यहां आप लिख भी सकते हो विश्व का पहला। ठीक है, बाठोड़ और पाटोदा, बाठोड़ और पाटोदा जो है साथियों किससे संबंधित है आपको पता है? ये संबंधित है, चलिए मैं यहां लिखता हूं, पेन थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। बाठोड़ और पाटोदा जो है वो डूंगजी जवाहर जी से संबंधित है। डूंगजी जवाहर जी जो गरीबों को नहीं, अमीरों को लूटकर गरीबों में दान देते थे, 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहलाते हैं, उनसे संबंधित है बाठोड़ और पाटोदा जो सीकर के अंदर है। ठीक है, फिर बात करें गणेश्वर सभ्यता की, लगभग आजकल हर एक एग्जाम में इसमें से प्रश्न बन रहा है। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज आरसी अग्रवाल ने की 1972 के अंदर। ठीक है, कांतली नदी यानी कि तोरावाटी बेसिन, कांतली नदी का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तोरावाटी बेसिन कहलाता है। कांतली नदी के किनारे इसे ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। यह भी प्रश्न अभी वर्तमान में बना था। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, जननी कहा जाता है, तब ये याद रखना। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है किसे? गणेश्वर सभ्यता को। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, यहां से तांबे के बाणाग्रह और कपिशवर्णी मृत बाण मिले हैं, ये तो है इंपॉर्टेंट। अब दायरा बढ़ाने को तो देखो पूरी शोध कर लो चाहे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है। ठीक है, चांसेस रहते हैं 80 से 90% प्रश्न यहां से बने, 10% जो बाहर से बनते हैं वो फिर अलग आ जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गणेश्वर से संबंधित, ये एक तरीके से रिवीजन आपके हो गया। ठीक है, एक विद्यार्थी कहते थे सर बालाथल सभ्यता नहीं आई वन लाइनर में। हाँ बिल्कुल, मेरा भी ध्यान गया। बालाथल वैसे कोई 3-4 लाइनें थी उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बड़े कमरों वाला वो और वो, लेकिन रह गई है। फिर भी चिंता न करें, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मान लो कोई टंकन दोष भी है, मैंने आज टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था, आपके एग्जाम से ठीक 1 महीना पहले जितने भी, मान लो कोई आंकड़ा चेंज हो गया, कोई टंकन दोष रह गया, कोई टाइपिंग त्रुटि रह गई या कोई गलत तथ्य गलती से आ भी गया है, तो उसको सुधार 100% आपको करवा दिया जाएगा। दूसरी बात की जैसे बालाथल वगैरह नहीं है तो अभी मेरे सभ्यता पढ़ाने भी है, मैं बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा दूंगा। बालाथल उसमें कहीं चूक से रह गई है, आई नहीं, उसके अंदर लिखी हुई है लेकिन आई नहीं, चलिए मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसकी भी चिंता आप छोड़ दो। सारी चीजें सॉल्यूशन सारे हैं, परेशान होना ही नहीं। परेशान हो तो फिर भले ही होते रहो, उसका कोई समाधान थोड़ी है। फिर बात करें साथियों खाटू श्याम मंदिर की। खाटू श्याम मंदिर कहां? सीकर के अंदर। अब ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, ठीक है ना। शीश के दानी कहा जाता है। बर्बरिक कौन था? बर्बरिक भीम के पौत्र, भीम के पौत्र थे बर्बरिक, यानी पोते थे, घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत युद्ध से पहले रणचंडी को इनके शीश की बलि दी गई थी, इसलिए इन्हें शीश का दानी कहा जाता है। और इन्हें वरदान दिया गया था कि भविष्य में कलयुग में आपको श्याम के रूप में पूजा जाएगा, यानी कृष्ण भगवान के रूप में पूजा जाएगा। तो कृष्ण के रूप में इनको पूजा जाता है, इन्हें शीश का दानी कहा जाता है। ठीक है ना, खाटू श्याम मंदिर, खाटू वाले बाबा, खाटू वाले श्याम जी। कभी सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ तो हम भी जाएंगे खाटू वाले बाबा के यहाँ, जब बुलाएंगे तब। झुंझुनू, झुंझुनू को कहा जाता है साथियों शेखावाटी का सिरमौर। ठीक है, आज ही मुझे भी ये नया तथ्य मिला। मैं तो देखो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूं और करता रहता हूं, इसलिए खोजबीन चलती रहती है। तो मुझे हकीकत बता रहा हूं, मुझे खुद आज पता चला है कि सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला जिला झुंझुनू है। सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला जिला झुंझुनू है। और एक तहसील भी है बुआना करके, वो आगे, वो सबसे ज्यादा सैनिकों वाली तहसील है, मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। ठीक है, अब यहां पे एक चीज प्रसिद्ध है, पंचपाणे। पंचपाणे 5 ऐतिहासिक स्थल है जिनको पंचपाणे के नाम से जाना जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपकी एक ट्रिक है बिंडुमल नम। ठीक है, काफी जनों को याद नहीं रहता है, इसलिए ये ट्रिक काम में आ जाएगी। तो बी से आ जाएगा साथियों आपके बिशव। ठीक है, डू से आ जाएगा आपके डूंडलोद, जहां गर्दभ अभ्यारण्य है, डूंडलोद। फिर आ जाएगा यहां से आपके मलसीसर, मलसीसर। यहां से आ जाएगा नवलगढ़, और यहां से आ जाएगा मंडावा। ठीक है, ये चीजें हैं पंचपाणे में। इसके अलावा जो चीज आएगी एग्जाम में वो पंचपाणे में शामिल नहीं है। और एग्जामिनर यदि प्रश्न बनाएगा तो वो इसी तरीके से पूछेगा निम्न में से क्या पंचपाणे में शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब बात करें साथियों एक एक चीज की थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बिसव, बिसव जो है भित्ति चित्रों के लिए बहुत
प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र यानी दीवारों पर, पहाड़ की गुफाओं की दीवारों पर वगैरह, दीवार पर जो भीत यानी दीवार पर किए जाने वाली चित्रकला भित्ति चित्र। वैसे बूंदी कोटा बहुत फेमस है इसके लिए, और शेखावाटी भी फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, आपके बिसाऊ, ठीक है, नवलगढ़। नवलगढ़ में क्या है साथियों इंपॉर्टेंट, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये, शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है झुंझुनू को, झुंझुनू के अंदर नवलगढ़ है, इस नवलगढ़ को स्वर्ण नगरी कहा जाता है यहाँ की हवेलियों के कारण, ठीक है। और चोखानी परिवार की हवेलियां यहाँ की प्रसिद्ध है जो नवलगढ़ के अंदर है। फिर बात करें साथियों मंडावा की, तो मंडावा रेत के धोरे और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और रामनाथ गोयन का, ठीक है, गोयन का और सागरमल लाड़िया की हवेली वो कहाँ है, मंडावा के अंदर है। धीरे धीरे याद होगी, एकदम से याद नहीं होगी, ठीक है। तो रामनाथ लाड़िया ऐसे शब्द याद रखा करो, ये याद मैं आपके गोले इसीलिए कहता हूँ। गोयन का, तो गोयन का याद रखना, ठीक है, लाड़िया याद रखना, यहाँ पे आपको चौखानी याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। फिर बात करें पिलानी, एक तो आपको पता ही है बिट्स संस्था जो है वो जो अपने बिड़ला दास जी द्वारा, घनश्याम दास बिड़ला उनके द्वारा स्थापित है वो भी। और इसके अलावा सीरी, ठीक है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, सीरी हिंदी में भी लिखा मिल सकता है। तो फुल फॉर्म तो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो आपके पिलानी झुंझुनू के अंदर है। और बिड़ला संग्रहालय, बिड़ला हवेली, क्योंकि घनश्याम दास जी बिड़ला का संबंध रहा है यहाँ से, तो बिड़ला संग्रहालय, बिड़ला हवेली वगैरह ये सब भी कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखो एक ही क्लास के अंदर आपके लिए बहुत सारी चीजें बटोर के लाया हूं। अब ये बिक्री हुई थी सारी, है सारी अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, मैं कोई इसमें कोई नया दे रहा नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं एक जगह संकलित करके आपको दे रहा हूं ताकि आपके पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो उदयपुर वाटी भी कहाँ है, झुंझुनू के अंदर, ये सारी चीजें झुंझुनू के अंदर है। अब मैं इसमें फॉर्मेलिटी भी पूरी कर सकता था, थोड़ी सी चीजें बता के कि ये आपके स्थल हो गए, आप पढ़ लेना खुद, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी जब विश्वास करते हैं तो उनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों क्या ध्यान रखना है, ग्रेनाइट और लाइम स्टोन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अंदर 45 गांव है जो 45 इस तरीके से जाने जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये शब्द लिखा है ना, 45 कहलाए, कहाँ है, उदयपुर वाटी के अंदर है, ठीक है। और जोगीदास की छतरी भी है, एक जोगीदास की छतरी भी उदयपुर वाटी में है। चलिए एक चीज और याद आई, यहां लिख देते हैं, जोगीदास की छतरी भी यहाँ। खेतड़ी, अब ताम्र नगरी, क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे पूरी तांबे की पट्टी है, तांबा बहुत निकलता है। खेतड़ी, डाबला, सिंगाना वगैरह ये सारे तांबा खुदाई के क्षेत्र है, भूगोल के अंदर आते हैं ये अपने। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र भी है यहाँ से, और कॉपर निकालने का काम होता है। यहाँ पे खेतड़ी महल बना हुआ है साथियों, जो शेखावाटी का हवा महल कहलाता है। इसकी तुलना जयपुर के हवा महल से की जाती है। यहाँ के शासक अजित सिंह जी जो थे वो स्वामी विवेकानंद के मित्र थे, और उनको जैसे शिकागो धर्म संसद वगैरह गए तो अजित सिंह जी ने इन्होंने बहुत क्या कहते हैं सपोर्ट किया था, ठीक है। और ये बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो नरेंद्रनाथ था, और उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद नाम जो है अजित सिंह जी ने दिया, जो कहां से बिलोंग करते थे, खेतड़ी से। ये है आपके खेतड़ी से संबंधित जानकारी, ठीक है। फिर बात करें सुनारी सभ्यता है एक झुंझुनू की, जो लोह युगीन सभ्यता है, यहां से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, ठीक है। फिर गौरीर, ये प्रश्न बनता है और बना भी है, ये सोलर प्लांट है। ये प्रश्न सीधा बनता है कि गौरीर सोलर प्लांट कहाँ है, तो गौरीर सोलर प्लांट झुंझुनू में स्थित है, ये स्पेशल आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको कहा था बुहाना, अभी बात भी की थी, बुहाना फौजियों की तहसील के नाम से जाना जाता है, बुहाना जो झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा जो चीजें याद रखनी है झुंझुनू में क्या क्या है, तो पन्नालाल शाह का तालाब है, डायरेक्ट प्रश्न आता है। अजित सागर तालाब है, अजित सागर बना हुआ है। महनसर जो भित्ति चित्रों के और हवेलियों के लिए जाना जाता है। डूंडलोद है, जहां यूं कह सकते हो राज्य का प्रथम गर्दभ अभ्यारण्य, गर्दभ यानी गधा, गर्दभ अभ्यारण्य। कल लूणियावास पढ़ाया था गधों के मेले संबंधित, आज गर्दभ अभ्यारण्य आपके आ गया है। और चिडावा भी, जैसे झुंझुनू के अंदर जो है हवेलियों के लिए जाने जाते हैं सारी चीजें, चिडावा भी हवेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साथियों सारी की सारी चीजें आपको झुंझुनू से संबंधित ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंदर मेरे ख्याल से हाथों हाथ क्लास याद करने की कोशिश किया करो। देख लिया, वापस लिख भी देते हो, आलस क्यों करते हो, कोई आधा पौना घंटा लगता है लिखने का,
लिख भी देते हो तो कम से कम याद ही होगा, ठीक है। और नहीं भी लिखते हो तो कम से कम याद कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें आज क्लास में बीच बीच में आपको काफी चीजें बताई भी है, ठीक है। तो पीडीएफ तो आपको मिलती ही है टेलीग्राम में, लेकिन सिर्फ पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है। क्लास में बहुत सारी चीजें समझाई जाती है, बहुत सारी चीजें याद करवाई जाती है, सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से बताई जाती है। तो ये चीजें हैं। और फिर वापस कहूंगा कि सारी चीजें साथियों अलग अलग महत्व होता है सभी चीजों का। जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जीके पढ़ रखा है ना एक बार, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं संजीवनी बूटी का काम करेगी वन लाइनर। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, मैंने स्पष्ट कहा था, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा पहली बार कोई पढ़ेगा ना उसे थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल बुक है और फैक्ट एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। फैक्चुअल बुक है, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं क्लासेस भी आपको देता हूं और सबसे पहली प्राथमिकता अपनी क्लासेस ही रहती है। क्लासेस में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाती है और नहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो यदि कोई ऐसे भी विद्यार्थी है जो सिर्फ क्लासेस देख रहे हैं और सर सोचते हैं कि क्या सर हम सिर्फ क्लासेस देख के भी समझ सकते हैं या कंपटीशन में बने रह सकते हैं, बिल्कुल बने रह सकते हैं। सारी जो है सुविधाएं हैं, सारी जो है चीजें मेरे द्वारा जो दी जा रही है वो विकल्प है। मेरे द्वारा दी गई एक भी चीज अनिवार्य नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने से, आपकी तैयारी करने से, आपका समर्पण आपके लक्ष्य के प्रति होने से। ये पुस्तकें, ये शिक्षक, ये क्लासें, ये टेस्ट सीरीज, ये जो चीजें हैं वो सारे निमित्त है, ये सारे साधन है। कौन सा किसके लिए उपयुक्त है उसका निर्णय आपको खुद करना है। मान लो मैं किताब नहीं लिखता तो भी आप किताब कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होते। मैं क्लासेस नहीं देता फिर भी आप अपने आप के कंसेप्ट क्लियर तो करते। तो सिलेक्शन आखिर होगा किससे? सिलेक्शन होगा खुद से, खुद पर विश्वास से। ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। खुद के पढ़ने से, खुद की ईमानदारी से सिलेक्शन होगा। किसी के भरोसे नहीं रहे, किसी की बातों में नहीं आना है, अपना निर्णय अपने आप लेना है, अपनी शिद्दत से, अपने समर्पण के साथ में पढ़ना है, ठीक है। सारी चीजें मैं खुद भी कह दूं कि नहीं मैं तो भाई कोर्स शुरू करूंगा कल से 2-2 हजार का, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा होता है क्या कभी कि ये हुआ है कि जो मेरी क्लास नहीं देखेगा उसका सिलेक्शन कोई रोक सकेगा क्या? नहीं रोक सकता। ये सारी चीजें साथियों कॉमन सेंस है। मैं तो देखो जो चीज होती है खुली कह देता हूं, जिसके समझ नहीं है समझ जाएगा, जिसके नहीं समझ नहीं होगी वो कोई करे नहीं समझेगा। क्यों? पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित है तो वो रहना है, उसका कोई इलाज। देखो एक तो कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है, एक पूर्वाग्रह का कोई इलाज नहीं है। चाहे कितना ही प्रयास कर लो, वो पूर्वाग्रह से कोई व्यक्ति ग्रसित है ना, वो हमेशा रहेगा। वो मतलब एक तरह का दीमक है जो उस व्यक्ति को खाएगा, उसको ना तो तैयारी करने देगा ना कुछ सोचने देगा। वो पूरे दिन यही सोचेगा ये आदमी आज ये प्रयास कर रहा है, आज ये कर रहा है, आज ये कर रहा है। उसके दिमाग में जद्दोजहद में वो ही रहना है चीज। आपके दिमाग में रहनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने की सामग्री, आपका ज्ञान, आपका लक्ष्य, कि मेरा लक्ष्य ये है, चाहे उसमें साधन कोई भी लगे, लेकिन लक्ष्य आखिर में ये है और वहां तक पहुंच के ही रुकना है, ठीक है ना। बहुत सारे साधन आएंगे, कोई मैं अकेला थोड़ी पढ़ा रहा हूं आपको, और भी आप बहुत लोगों से पढ़ रहे हो। लेकिन इसलिए कह रहा हूं साधन बहुत सारे हैं, लक्ष्य एक है, उसको साधना है। इस चीज को हमेशा याद रखना साथियों। मेरा तो जितना समर्पण होगा, जितना शक्ति सामर्थ्य है, उतना सब मैं आपको दूंगा, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी कोई भाव के। बाकी आप लोग पढ़ो और सिलेक्शन लो, यही मेरा अंतिम लक्ष्य रहेगा, मेरा उद्देश्य ये रहेगा। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।